नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री की मौत हो गई है। गुजरात के श्रद्धालु कनक सिंह की हार्ट अटैक से मौत हुई है। कनक सीने में दर्द की शिकायत के बाद हुआ था बेहोश, तो जानकी चट्टी अस्पताल के डॉक्टरों ने घोषित किया मृत। कनक घोड़े से यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हो गया है। तो देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और इस बीच ये दुखद खबर जहां पर श्रद्धालु की मौत का मामला ये सामने आया है। कनक का जो कि गुजरात से ये श्रद्धालु आया हुआ था और इस दौरान यमुनोत्री जाते वक्त हार्ट अटैक से मौत हो गई है। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री की ये मौत, गुजरात के श्रद्धालु कनक सिंह की हार्ट अटैक से मौत हुई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, यमुनोत्री के कल जो तीर्थ यात्रा का पहला दिन था, वहाँ ये करीब 63 वर्षीय एक बुजुर्ग थे जिनको सांस की समस्या पहले से थी और कल एकाएक जब ये घोड़े पर चढ़ रहे थे उस वक्त इनकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के दौरान ही जब इनको जांच के लिए ले जाया गया तब तक चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और परिजनों को सूचना दिए जाने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत के सही कारण पता चल सके। जी ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो किस तरीके से ये खबर सामने आई है जहां पर चारधाम यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर ने हाई एल्टीट्यूड में मेडिकल सर्विस प्रदान करने के लिए मेडिकल वैन को मुहैया कराया है। इस मेडिकल वैन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये वैन चारधाम यात्रा मार्ग पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को मेडिकल सेवाएं देगी। अब चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी उपचार के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यात्रा के दौरान सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर द्वारा सुविधाएं देने के बाद यात्रियों के साथ साथ मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी। ये देखिए, सिक्स सिग्मा संस्था है, उनके द्वारा हाई एल्टीट्यूड पे मेडिकल सर्विसेज जो है इमरजेंसी में उपलब्ध कराई जाएंगी। उससे संबंधित जो भी डॉक्टर्स है और उनकी टीम और जो दवाएं हैं उसको आज यहाँ फ्लैग ऑफ करके रवाना किया गया है, जो बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी में अपनी सेवाएं। तो सिक्स सिग्मा की मेडिकल वैन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिसे फ्लैग ऑफ किया, इसमें तमाम तरह के हेल्थ इक्विपमेंट मौजूद हैं। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, सिक्स सिग्मा की ये जो मेडिकल वैन रवाना सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है, क्या कुछ इसकी सुविधाएं रहेंगी, इसके साथ ही कितना फायदा श्रद्धालुओं को मिलने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए, चारधाम यात्रा मार्ग पर राज्य सरकार का यह प्रयास है कि यथासंभव हर बेहतर स्वास्थ्य सेवा श्रद्धालुओं को दी जा सके। इसीलिए बीते दिनों हमने देखा था मोबाइल एटीएम वैन की शुरुआत की गई, जिसमें कई प्रकार की जांच बहुत कम समय में एक व्यक्ति करा सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। कल हमने देखा सचिव स्वास्थ्य पैदल ही सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बर्फबारी के बीच पहुंचे और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। तो ये बताता है कि राज्य सरकार के मुखिया हैं वो और उनकी पूरी टीम अफसरों समेत कितना गंभीर है ताकि किसी भी प्रकार से कोई हादसा, हानि न होने पाए और सुरक्षित यात्रा का संदेश, सुरक्षित यात्रा की बात जो सरकार कह रही है उसे वो पूरा भी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति चल विग्रह उत्सव टोली रविवार को फाटा में रात्रि विश्राम के बाद सुबह गौरीकुंड के लिए प्रस्थान कर गई। डोली का आज का रात्रि प्रवास गौरीकुंड में ही होगा। आपको बताते चले कि केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली 21 अप्रैल को शीतकालीन गति स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से रवाना हुई थी। डोली ने प्रथम रात्रि प्रवास गुप्तकाशी में किया था। गुप्तकाशी से शनिवार सुबह डोली अपने अगले पड़ाव फाटा के लिए निकली थी। फाटा में रात्रि विश्राम करने के बाद डोली रविवार सुबह डोली अपने अगले पड़ाव गौरीकुंड के लिए प्रस्थान कर गई, जिसके बाद सोमवार 24 अप्रैल सुबह डोली अपने अंतिम पड़ाव केदारनाथ धाम के लिए निकलेगी और 25 अप्रैल को विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे।
सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, अब इंतजार है सिर्फ बाबा केदार के कपाट खुलने का। कहीं ना कहीं अब देखिए तमाम तस्वीरें भी आ रही है किस तरह से चल विग्रह डोली एक एक कर अपने पड़ाव पर पहुंच रही है। 6 बजे बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं जी, और सभी तैयारियां प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। 25 तारीख को ये कपाट खुलेंगे सुबह 6:30 बजे। तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल देर शाम तक भी बारिश बर्फबारी के हालात रहे हैं केदारनाथ धाम में। और आज भी जो एक मौसम विभाग का अलर्ट आया है वो बारिश बर्फबारी के बाबत आया है कि बारिश बर्फबारी के आसार हैं, लोग सतर्क रहें, सावधान रहें जी। तो एक अगला जो नेक्स्ट वीक है यानी सोमवार से अगला एक हफ्ता, उसमें लोगों को तैयार रहना होगा बारिश बर्फबारी जैसे मौसम के लिए। मौसम पूरी तरह साफ नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो केदारनाथ धाम जा रहा है उसे बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पूरा प्रोटोकॉल का वो पालन करे जो यात्रा पर जा रहा है जी। और साथ ही जो जरूरी गर्म कपड़े, दवाएं आदि है उन्हें भी लेके जाएं ताकि किसी भी प्रकार से कोई उनके जीवन में कोई समस्या ना आए, उनको किसी प्रकार की कोई रोग शोक बीमारी न लगने पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। तो 25 अप्रैल को केदार धाम के कपाट खुलेंगे और इसे लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। लगभग तैयारियां पूरी नजर आ रही है। इसके साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए रात दिन अफसर जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी अहम खबर आपको दे दें, 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ धाम में खराब मौसम बढ़ा सकता है मुसीबतें। तो केदारनाथ में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है। एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने के अनुमान लगाए गए हैं। तो 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और उससे पहले जो देखिए तैयारियां पूरी की जा रही है, लेकिन इस बीच मौसम जो अड़चने डाल रहा है, लगातार बारिश और रुक रुक कर बर्फबारी भी हो रही है और माना जा रहा है कि एक सप्ताह तक का ये देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इन तैयारियों पर रुकावट डालता ये मौसम है। देहरादून जिले की डीएम सोनिका चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ऋषिकेश पहुंची और इसी दौरान उन्होंने यात्रा ट्रांजिट कंपाउंड का निरीक्षण किया है। पंजीकरण केंद्र के बाहर तीर्थयात्रियों को धूप से बचाने के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं से संबंधित फीडबैक भी लिया। केंद्र में बंद शौचालय को भी अति शीघ्र खोलने के निर्देश दिए हैं। केंद्र को बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर भी पहुंची। सड़क की बदहाली देखकर उनका पारा चढ़ गया और नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या हर किसी को एफआईआर ही करानी पड़ेगी। डीएम ने नगर निगम के अधिकारियों को अप्रोच रोड को अति शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर भी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यात्रा मार्गों का निरीक्षण करते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लिया। मैं यहाँ पे देखने आई थी कि कितने लोग आए हुए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा क्राउड तो नहीं है यहाँ, लेकिन आगे भविष्य में क्राउड बढ़ेगा ही, तो उसी तरह से जो व्यवस्थाएं और ज़्यादा सुचारू की जा सकती हैं। जैसे ये जो शेड लगा है थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, बैठने की व्यवस्थाएं और कर दी जाएँ जिससे खुला खुला रहे थोड़ा सा। बाकी जो हमारे ऐप है वो जो लोग ऐप यूज़ करते हैं वो अपने आप ही उसको डाउनलोड कर लें और रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। मैंने कहा कि जब ज़्यादा क्राउड आने की संभावना हो तो थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो जाना चाहिए। तो जैसे होटल हो गई, धर्मशाला हो गई, हमारी चेक पोस्ट हो गई, आरटीओ ऑफिस हो गए, सब जगह हम प्रचार प्रसार करेंगे कि ये जो ऐप है खुद ही डाउनलोड कर लें और रजिस्टर कर लें, जिससे इस एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ ना। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे होगी वो मैंने देख लिया है। इस बार जो डाइवर्जन प्लान है, डाइवर्जन हम प्लान तभी करेंगे जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। और वो ट्रैफिक डाइवर्जन आप जानते हैं कि आपका जो नेपाली तेरहा से लेकर के फिर भाने वाला होते और सीधे यहाँ के लिए। बाकी अन्य समय पर हम चाहेंगे कि जो रूट सामान्य तो रूट है उसी रूट पर ट्रैफिक यहाँ पर आए और लोगों को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, हम उसका वो हमारी प्राथमिकता है। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, ट्रैफिक व्यवस्था।
वहीं चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या, साथ ही वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ भाड़ बढ़ने से हरिद्वार में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की वजह से हरिद्वार में लंबा जाम लगा। भारी भीड़ की वजह से हालत बेकाबू हो गए। हाईवे पर लगे जाम को देखकर पुलिस प्रशासन भी के हाथ पांव फूल गए हैं। जाम को हटाने में ट्रैफिक पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी है। देखिए, ये जाम चारधाम यात्रा का नहीं है। आप लोग हरिद्वार के रहने वाले हैं, आपको पता है कि हर वीकेंड पर ये हरिद्वार का ये कॉमन फेनोमेना हो गया है कि हर वीकेंड पे जहाँ 2 या 3 दिन की छुट्टी होती है, 40 से 50 लाख लोगों की आमद हो जाती है। सर, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि हर सड़क की, हर स्थान की एक कैपेसिटी होती है। ये आने वाले यात्रियों को अपनी प्लानिंग करके आना चाहिए, सोच के आना चाहिए। सभी का देवभूमि स्वागत है और अच्छा है कि हमारे लिए ये इतना बड़ा पर्यटन का एक आकर्षण का केंद्र हो गया है कि लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ की जो व्यवसायी हैं उनको भी लाभ हो रहा, हम लोगों का बड़ा उत्साह बढ़ता है। जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो थोड़ी बहुत समय लगता है, ट्रैफिक कहीं रुका हुआ नहीं है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2023 का आगाज हो गया है। सरकार सभी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने और चारधाम यात्रा को सुगम बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा रूट पर हाईटेक चेक पोस्ट का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ चालक परिचालक के आराम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसा ही एक चेक पोस्ट मसूरी देहरादून मार्ग पर कोठाला गेट पर बनाया गया है, जिसका शुभारंभ परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने किया। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण के साथ ही ग्रीन कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आए वो बिना दर्शन किए वापस ना जाएं। परिवहन विभाग की ओर से चालक और परिचालक को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही उनके रहने, खाने और विश्राम करने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्हें 10 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद आराम करने के लिए छुट्टी दी जा रही है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा 2023 में चालक कल्याण योजना बनाई गई है, जिसमें सरकार की ओर से पहले चरण में 50 लाख की धनराशि रखी गई है। इसमें चालकों और परिचालकों के चारधाम यात्रा मार्गों पर विश्राम स्थल समेत भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं मंत्री रामदास ने चारधाम यात्रा पर जा रहे यात्रियों को ट्रिप कार्ड भी वितरित किए। हमारी चेक पोस्टें टीम में हुआ करती थी, तभी माननीय मंत्री जी द्वारा और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी द्वारा ये कहा गया कि आप लोग अच्छी चेक पोस्टें बनाएं। तो उसी के क्रम में उनके आदेश के अनुपालन में हमने हाईटेक चेक पोस्ट बनाई है, जिसमें ना सिर्फ सारा काम अब ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा, साथ में इस चेक पोस्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था करी गई है कि कोई यात्री थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहे या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो बैठना चाहे या उनको कोई प्रसाधन का उपयोग करना चाहे, वो सारे हमारे चेक पोस्ट पे उपलब्ध है। मुझे लगता है कि इस बार की परिवहन विभाग की जो तैयारियां हैं उसी के निमित्त यह हाईटेक चौकी का आज कोठाल गेट पर विधिवत लोकार्पण किया है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों को और यात्रियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार हमारा मानना है कि हम कम से कम यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के जो ये रूट हैं इन पर लगभग 5 चौकियाँ हम बना रहे हैं। 3 हमारी बन गई हैं, 2 और बन रही हैं। मुझे लगता है सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत। सीएम ने सरखेत में आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। आपदा प्रभावितों को सहायता राशि के तौर पर चेक भी वितरित किए। 2022 अगस्त में आई थी सरखेत क्षेत्र में आपदा, कई लोगों की हुई थी मौत, कई घर आपदा में बह गए थे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान सभी आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत की। आपको बताते चले 2022 के अगस्त में इस क्षेत्र में आपदा आई थी, जिसमें कई घर बह गए थे, कई लोगों की मौत हो गई थी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत। जिलाधिकारी ने अपने स्तर पर पट्टों की निविदाएं निकाली हैं और जल्दी ही उन निविदाओं को खोल के उस पर काम जारी होगा। कुछ माननीय न्यायालय का भी आदेश है, उस पर फिर से माननीय न्यायालय में भी जो है, चूँकि यहाँ पर ऐसी विषम स्थिति है कि उसके लिए हम लोग कोर्ट में फिर से जो है निवेदन करेंगे
सरकार वहाँ पर जाएगी, जिससे कि चैनलाइजेशन हो यहाँ पर, जिससे कि आगे आने वाले समय में ये नदी हैं, नाले हैं, बरसाती नाले नदियाँ हैं, ये अपना रुख बदल कर नुकसान को और बढ़ा देते हैं, बल्कि बाढ़ की जद में ले आते हैं, भीषण आपदा का संकट पैदा कर देते हैं। तो उसके लिए काम जिलाधिकारी ने और उस समय हमारे कुछ लोगों की जानें भी गई, 13 परिवार प्रभावित हुए। ये प्रदेश के अंदर ये पहला विस्थापन है जो इतनी जल्दी हुआ। उसके लिए मैं अपने जिलाधिकारी को भी, क्योंकि लगातार मामले को बरसू करता रहता हूँ, और आज उनको पट्टे व चेक यहाँ पर दिए गए। और जहाँ तक आपने चैनलाइजेशन की बात की है, जब मैं आ रहा था, मैं सीएम साहब से बात कर रहा था, अभी सचिव खनन से फ़ोन से बातचीत हुई है। हम उसका कोई वाया वीडियो निकाल कर शीघ्र ही इसमें चैनल का हम काम शुरू कराएंगे, ताकि भविष्य में, क्योंकि आपदा आने का मुख्य कारण ये है कि इसका लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसको तुरंत कराया जाएगा। और हमारी सरकार लगातार, देखिए आपदा को कोई नहीं रोक सकता। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, सीएम पुष्कर सिंह धामी सरखेत पहुंचे। देखिए, ये वो क्षेत्र है जहां पर आपदा आई थी और इसी को लेकर कहीं ना कहीं स्थलीय निरीक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। देखिए, बीते वर्ष सरखेत जो इलाका है सहसदरा रोड का, वहाँ आपदा आई थी और जो पानी है नदी का, उसने बड़ी तबाही मचाई थी। मुख्यमंत्री खुद आज देखने पहुंचे थे कि बीते वर्ष दिए गए थे उसमें कितना कामकाज हुआ, और कुछ प्रभावितों को चेक भी दिए। इससे करीब 1 माह पहले भी मुख्यमंत्री ने इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया था। तो बताता है कि आज रविवार अवकाश के दिन भी यदि मुख्यमंत्री अफसरों के साथ, अपने महासचिवों के साथ यदि फील्ड में है, तो कितना चिंतित है जनता के लिए, और इसका एक संदेश अफसरों में भी जाता है कि उन्हें काम करना होगा। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने का है। लगातार लग रहे जाम को लेकर प्रशासन और पुलिस लगातार कार्य योजना बना रहा है, लेकिन मसूरी के कई मुख्य चौराहों पर जाम के झाम से निजात नहीं मिल रहा है, जिस कारण मसूरी में कई जगह से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से किए जाने को लेकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ की लागत से बनी पार्किंग को संचालित किया जाना भी प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पार्किंग को संचालित किए जाने को लेकर एक ठेकेदार को ठेका दिया जा गया। वहीं उसको निर्देशित किया गया कि पार्किंग से मसूरी तक यात्रियों को भेजने के लिए शटल सेवा की उपलब्ध कराया जाए। हमारा लाइब्रेरी चौक है और जो पिक्चर पैलेस है, ये मेन मुख्य 2 बॉटलनेक है। इनमें सबसे बड़ा कारण तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक से कि 2 गाड़ियाँ पास नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ एक पार्किंग का इशू है। पार्किंग को लेके हमने लगातार प्रयास किए। इवन जो किंग क्रेक पे पार्किंग बनी है, लेटेस्ट चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेशानुसार वो टैक्सीज के लिए फ्री भी की गई है। फिर भी कहीं ना कहीं लोकल्स में मैं कहूँ या स्थानीय टैक्सी चालक है, इनमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके या उस अरेंजमेंट को लेके अभी पूरी सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये तभी हो पाएगा जब सारे स्टेक होल्डर जो है वो उसमें सहमति दिखाए। हमारा नरेंद्रनगर के श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल में पृथ्वी दिवस पर कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, प्रधानाचार्य पंकज और विज्ञान समन्वयक अलख नारायण दुबे के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न ब्लॉकों से 55 से अधिक छात्र छात्राओं ने पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विश्व पृथ्वी दिवस का अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और ये कार्यक्रम आज के संदर्भ में देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अवकाश का दिन भी है। उसको समझाने के लिए कि बच्चे तक ये बात पहुँचे, तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये भी शिक्षा विभाग के द्वारा इस बार यहाँ श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल को अंकित किया गया, तो हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं। मनुष्य अपने फायदे के लिए हमारी पृथ्वी को विनाश की ओर लेके जा रहा है। मनुष्य ये नहीं सोचता कि वो आज तो अपना विकास कर रहा है, लेकिन अपनी पीढ़ी को विनाश की ओर लेके जा रहा है। हमें ऊर्जा बचत करनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हम लोग को हर दिन अपनी अर्थ को बचाना है, बिकॉज द थिंग अबाउट ट्रुथ इज दैट इट कैन बी डिनाइड, नॉट अवॉइडेड। We have to say sorry that we made more attention to our ice and very little that how far the ice is melting in Arctic Ocean.
सितारगंज में अमरिया चौराहे पर किच्छा की ओर से जा रहे 2 बाइक सवारों को डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर 108 की मदद से दोनों घायलों को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था केंद्र में भर्ती कराया, तो जहां डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। 108 द्वारा 2 मरीजों को लेके आया गया था, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक मरीज का बाएं पैर पूरी तरह टूट गया है, जिसे फर्स्ट एड देने के बाद हमारे द्वारा सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया है। उनका नाम बद्रा खातून है, उम्र 58 साल, और दूसरा का नाम है मोहम्मद सफ़ी, उम्र 62 साल है। उनको हल्की फुल्की चोटें हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार देके घर भेज दिया गया। उत्तराखंड में उद्योग निवेश के लिए वैसे तो सिडकुल स्थापित है, लेकिन अब उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड बनाने के प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक के बाद तेजी से इसमें जुट गई है। राज्य में निजी क्षेत्र में भागीदारी से अवस्थापना विकास की योजना को जमीन पर उतारने के लिए सरकार यह बोर्ड बना रही है। देश के 2 राज्यों में से बोर्ड सफल साबित हुआ है। निवेश बोर्ड के अध्यक्ष सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक अध्यादेश के जरिए तेजी से काम करेगा और बड़े प्रस्ताव को राज्य सरकार को मिलेंगे, उन पर भी काम होगा। बोर्ड में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। स्टेट्स ने इससे पहले अपना इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया है, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड बनाया है। एक तो पंजाब स्टेट ने बनाया है और दूसरा गुजरात स्टेट ने बनाया है। तो उसी मॉडल पर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट बोर्ड बना रहे हैं। इसको एक्ट के रूप में हमने बनाया था, लेकिन विधानसभा सत्र चूँकि उसकी दिन कम हो गई थी, उसकी वजह से इंट्रोड्यूस हो गए थे और पास नहीं हो पाए। फिर हमने उसको विड्रॉ किया और अध्यादेश के रूप में अभी हम लोग ला रहे हैं। और ये बोर्ड जब बन जाएगा तो ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इस बोर्ड के माध्यम से लिए जाएंगे। अभी मैकिन्से ग्लोबल ने कुछ होमवर्क किए हैं, उनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं इस बोर्ड के द्वारा टेकअप होना है, ये बोर्ड की प्रथम मीटिंग जब होगी उसमें तय किए जाएंगे। तो युवा कांग्रेस की बैठक पौड़ी के नगरपालिका सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने और कार्ड कैंपिंग को लेकर लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने पर जोर दिया गया। बैठक में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और प्रदेश प्रभारी अभया चौहान ने युवाओं को बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने का जोर दिया। युवा कांग्रेस पौड़ी की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें जो हमारी कैंपेन चल रही है, जैसे आजकल हम जय भारत सत्याग्रह पूरे देश में चला रहे हैं, उसमें एक पोस्ट कार्ड कैंपेन एक बड़ी महत्वपूर्ण कैंपेन है। उसको गति देने के लिए और संगठन में आने वाले समय में किस प्रकार हमने ढांचे को मजबूत करना है, किस प्रकार संगठन का विस्तार करना है, किस प्रकार आगामी आने वाले दिनों में सरकार की कमियों को लोगों तक पहुँचाने का काम करना है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है इस प्रदेश के युवाओं का हित जिससे प्रभावित हुआ है, भर्ती घोटाला और CBI जाँच की मांग। तो उस मांग को भी निरंतर बनाए रखना। कांग्रेस जो हमारा है, इसीलिए संगठन चुनाव के बाद हम विस्तार कर रहे हैं अपनी कमेटी को, कि नगर निकाय चुनाव से पहले हम अपनी कमेटी को बूथ लेवल तक पहुंचा सकें। जो हमारा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान है भारतीय युवा कांग्रेस का, उस वजह से हम जो है अपने बूथ लेवल की कमेटी को कंप्लीट कर सकें। और नगर निकाय चुनाव में जो आपने अलग थलग कांग्रेस की बात करी है, तो धड़े हर पार्टी में होते हैं, लेकिन हम लोग इस टाइम एक हैं और ऐसा नहीं है। यूथ कांग्रेस जो हमारा है, इसीलिए धर्मनगरी हरिद्वार में हुई जहरीली शराब कांड को अब 6 महीने से अधिक हो चुके हैं। एक और जहरीली शराब के सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। शराब में स्प्रिट का ज्यादा उपयोग किया गया। वहीं आबकारी विभाग ने अपने 6 महीनों में अवैध शराब और कच्ची शराब पर की गई कार्रवाई के आंकड़े भी सामने रखे हैं। आबकारी विभाग के अनुसार 6 महीने में कुल 408 शराब तस्करों और शराब माफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। करीब 1,16,440 लीटर कच्ची शराब बनाने वाले लहन आबकारी विभाग द्वारा नष्ट किए गए हैं। इसी के साथ विदेशी, देशी और कच्ची शराब की अगर बात करें तो कुल 8,673 लीटर अवैध शराब आबकारी विभाग द्वारा पकड़ी गई है। पिछले 6 महीनों में सितंबर से लेकर मार्च तक के जो आंकड़े हैं हमारे पास, वो बताने के लिए पर्याप्त हैं कि आबकारी विभाग ने इसमें विशेष सफलता प्राप्त की है। और उसका एग्जाम्पल ये है कि हमने 7,000 लीटर कच्ची शराब और करीब 1,16,000 किलोग्राम हमने जो है लहन मतलब कुंटल लहन नष्ट किया है और 200 से अधिक भट्टियां नष्ट की हैं। और ये अभियान हम हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के पथरी के इलाके से लेके लक्सर के ग्रामीण खानपुर और
रुड़की के, मैंगलोर, नारसान आदि क्षेत्रों में चलाया गया है और इसका इसी तहत हमने 408 मुकदमे दर्ज किए हैं। रुद्रपुर में बीते दिनों ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी हुए माल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 सगे भाई शामिल हैं और उनका आपराधिक इतिहास भी है। वहीं बरामद माल की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। इनके द्वारा जिसमें बताया गया कि इनके घर पे घरेलू सामान की बड़ी मात्रा में चोरी हुई, जिसमें सोने चांदी के ज्वेलरी और साथ में इनके एटीएम कार्ड, बैंक के डेबिट कार्ड्स और कैमरा इत्यादि थे। और उस घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए इसमें हमने सीओ रुद्रपुर के निर्देशन में टीमों का गठन किया और जिसको सुंदरम शर्मा जो इंस्पेक्टर ट्रांजिट कैंप है वो लीड कर रहे थे। तो इस टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ और प्रोफेशनल पुलिसिंग का इसमें उदाहरण पेश करते हुए इस टीम ने इंटेलिजेंस मैनुअल गैदर किया और इस इंटेलिजेंस मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की सहायता से इसमें इन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। कॉर्बेट पार्क से सटे पौड़ी जिले के ग्रामीण इलाके में दिन दहाड़े गाय की बछिया पर बाघ के हुए हमले के बाद से ही ग्रामीण डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। लोगों ने इन बाघों को आदमखोर घोषित करने की मांग की है। आपको बता दें कि रिखड़ाली खाल तहसील में पापड़ी गांव में दोपहर के समय घर के पास ही बाघ ने दुधारू पशुओं के झुंड पर हमला बोल दिया। बाघ ने पशुओं के झुंड में गाय की बछिया को अपना निवाला बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी गाय ने बाघ पर हमला बोलकर बछिया को बाघ के चंगुल से बचाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के नैनी डांडा धुमाकोट ब्लॉक में बाघों ने अब तक 2 व्यक्तियों को अपना निवाला बना लिया है। क्षेत्र के दर्जनों गांवों में 20 से अधिक मवेशियों पर जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतार चुका है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।